नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्ति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 72 बीपीएससी के टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो बीपीएससी पीवाईक्यू का एक सीरीज चला रहे हैं, उसी में हिस्ट्री सेक्शन पे हमने कुछ बात की। अभी हम लोग आपके सामने हिस्ट्री सेक्शन के ही कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में उसके साथ बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, जो आपके रिवीजन को बेहतर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का जो सेक्शन है हिस्ट्री से है। आपको पता है कि हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे अगर बिहार के हिस्ट्री को भी मिला दिया जाए तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन प्रति वर्ष आप एग्जाम में देखते हैं। तो इस सेक्शन के कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया गया है। आप 1857 के विद्रोह का जब भी प्रश्न देखते हैं तो अक्सर आप देखिएगा जो वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनकी जो गतिविधि रहती है, या ब्रिटिश जनरल जो उस टाइम जो उस युद्ध में उनके साथ हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। साथ में आप देखिएगा इसमें डेट वगैरह का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में एक कथन जो है जो अक्सर इसमें पूछा गया है, इसे इसे पिछले जो हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे, एक प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र का नाम दिया है। उसी तरह आप कई तरह के कथन इसमें देखते हैं जिसमें इतिहासकारों द्वारा इसे कहा गया है। वो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भी कहा गया है और भारतीय इतिहासकारों का द्वारा भी कहा गया है। बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट कथन है वो आप याद रखिए और साथ में बार बार अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। और इससे प्रश्न एक दो देखे जाते हैं। जिसका 1857 का विद्रोह जो है वो बीपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आरसी मजमूदार और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आप ये जो कथन है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आप देखिएगा बी डी सावरकर जो है इसका राइट आंसर है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक के माध्यम से उन्होंने ये कथन कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इस बुक का भी पूछा जाता है कि बुक कौन सी है। बुक का नाम हम लिखते हैं द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857, ये बुक्स के माध्यम से इन्होंने यानी बी डी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को वर्णित किया है। इसमें आप एक ये बाल गंगाधर तिलक जो है ये बाद के आंदोलन में शामिल होते हैं। 1857 के विद्रोह से इनका संबंध नहीं है और ना ही दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे संबंध है। आरसी मजमूदार जो है ये भारतीय इतिहासकार है और इनका भी एक कथन है जो काफ़ी फेमस है। ये भारतीय 1857 के विद्रोह को कहते हैं ना तो ये प्रथम है, ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये कथन भी पूछा गया है कि ये कथन जो है कि 1857 के विद्रोह को किसने न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो आप देखिएगा कि आरसी मजमूदार का ये कथन है जो भारतीय इतिहासकार है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, बी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। सेम प्रश्न आप देख रहे हैं कि रिपीट किया गया है ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। सेम प्रश्न आप देखिए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को किसने वर्णित किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है यानी बी डी सावरकर। तिलक के बारे में आप जानते हैं, तिलक जो है उदार उग्रपंथी विचारधारा के नेता हैं और भारत में इनका काफ़ी योगदान है। इनकी दो जो पत्रिका है जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दोनों पे, एक है मराठा जो किस भाषा में है, अंग्रेजी में, और दूसरी जो पुस्तक पत्रिका है वो है केसरी जो मराठा भाषा में है, मराठी भाषा में है। तो इनसे भी प्रश्न पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक
किस विचारधारा के हैं? उग्रपंथी विचारधारा के हैं। ऐसे बाल गंगाधर तिलक जो है एक बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी के नेता हैं, तो इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इनका एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी चर्चा में रहा। बीपीएससी में आप लगभग 2 से 3 बार इस स्टेटमेंट से, इस कथन से प्रश्न देखे होंगे। तो मुझे कमेंट करके यह बताएँ कि यह स्टेटमेंट क्या है? मैं प्रश्न के लास्ट में आपको इसका उत्तर बताऊँगी। इसी तरह आप बिपिन चंद्र पाल जो हैं, ये भी उग्रपंथी विचारधारा के नेता हैं। तो बीडी सावरकर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये भी पूछा गया है जो है 70 बीपीएससी में, यानी जो अभी रिसेंट में जब 70 बीपीएससी हुआ था, उसका जो री एग्ज़ाम हुआ था 2000 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 2023 का ये प्रश्न है, जिसमें कहा गया था कि 1857 का विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इसका आंसर भी आप देखते हैं बीडी सावरकर। इस 3-4 प्रश्न से आप क्या देख रहे हैं कि बार-बार प्रश्न का क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी पीवाईक्यू के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में इसको एक बड़ा भाग देख रहे हैं और ये बार-बार रिवीजन, बार-बार जो रिपीट कर रहा है प्रश्न, इससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। साथ में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे तो आप इसका डायरेक्ट उत्तर दे पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन-सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। इसमें किसकी बात की जा रही है? ये 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन यानी पुनर्गठन के बाद कौन सा आयोग बना था, जिसके आधार पे भारतीय और यूरोपीय इन दोनों के मध्य संतुलन लाया गया और भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। बेसिकली इसी से ये प्रश्न है, ये 1857 के विद्रोह के बाद का ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। आप देखिएगा पील आयोग जो है 1858 में इसका गठन हो रहा है। बेसिकली ये सेना के पुनर्गठन से संबंधित ये बिल था, आयोग था। और इसके तहत आप देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें यह हो रहा है कि ज़्यादातर जो सैनिक हैं, यानी जो विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं, वो कहाँ से हैं? वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र से ज़्यादा हैं। जिस वजह से और ज़्यादातर ये लोग जो हैं उच्च जाति वर्ग के हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं। तो अंग्रेजों के मन में एक शंका यह जगी कि अगर इन लोगों को अगर हम सेना में रखते हैं तो बार बार विद्रोह होने की संभावना है। यानी भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए इन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। उसके लिए एक आयोग बनाया, पील आयोग। इसके माध्यम से सेना का पुनर्गठन करके इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सेना में संख्या में कमी की। यानी भारतीय सेना की संख्या में कमी करके यूरोपियों की सेना को बढ़ाया गया। आप देखिएगा 1:2, यानी एक यूरोपियन पर, सॉरी, एक भारतीय पे 2 यूरोपियन को रखा गया, प्रमुखता दिया गया। ये बंगाल में इस तरह की प्रोविज़न किया गया। और 1:3 आप देखिएगा, इस तरह का प्रोविज़न आप देखिएगा बम्बई और मद्रास में किया गया। ये पील आयोग के द्वारा ही इस तरह का प्रोविज़न किया गया। और जो हमारे समाज में, यानी भारत में जो लड़ाकू जनजाति की प्रवृत्ति समुदाय थे, लड़ाकू जो प्रवृत्ति के जो समुदाय थे, बेसिकली जाट, गढ़वाल, इन सबको क्या किया गया, इस सेना में भर्ती की गई। और इस तरह से उन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो बड़े स्तर पे जो सेना में लोगों को शामिल किया गया था, इनको क्या किया गया, इनके आधार पे इनको भर्ती करके, यानी जाट, गढ़वाल, गोरखा, इन सब कम्युनिटी को शामिल करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो बड़े कास्ट को जो किया जा रहा था, उनको प्रति संतुलित किया गया इनके माध्यम से। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। संबंध आप कब देख रहे हैं? तो हंटर आयोग का संबंध आप देखिएगा, ये शिक्षा से है। स्पेशली जो आप शिक्षा में किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है और माध्यमिक शिक्षा का से रिलेटेड हंटर आयोग है और ये शिक्षा से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हंटर आयोग
किससे संबंधित है? साइमन कमीशन आपने देखा है कि 1927 में इसका गठन हुआ था, संवैधानिक सुधार की दिशा में ही एक कदम है। बेसिकली 1919 का जो एक्ट था, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था 1927 में, और वो यह जो भारत आ रहा है ये 1928 में। तो साइमन कमीशन आप जान रहे हैं, इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसमें सभी सदस्य क्या हैं? भारतीय हैं, जिस वजह से इसका भारत में विरोध हो रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये भी देखिए 1857 के विद्रोह से आप देख रहे हैं कि कथन वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 4-5 कथन हैं जो हमारे भारतीय इतिहासकार, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया है, उसको आप ध्यान में रखें। तो ये प्रश्न पूछा गया 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये कथन किसका है? तो हम आंसर देखते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो बेसिकली ये कहने का क्या मतलब है कि धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ। आप जान रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था क्या था? वो चर्बी वाला कारतूस था, और इस चर्बी वाले कारतूस में क्या था? इसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों की भावनाएं आहत हुई थी, और इसी कारण यह विद्रोह जो है प्रारंभ हो रहा है, यानी धर्म के संघर्ष के रूप में इस प्रकार। और इसका अंत कैसे हो रहा है? स्वतंत्रता संग्राम। धीरे धीरे आंदोलन का विस्तार आप देखिएगा, और वैचारिक स्तर पे ये बढ़ता जा रहा है, और राजनीतिक स्वरूप ही किस तरह से धारण कर रहा है, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा था। डॉक्टर एस एन सेन ने यह कथन कहा था, आप जान रहे हैं। यहाँ पे अशोक मेहता का जो संबंध है आप पंचायती राज से देखते हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई कथन नहीं दिया गया है। और बी डी सावरकर इन्होंने ही इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को। और आरसी मजूमदार अभी हमने डिस्कस किया, ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 इन दोनों का मिलान करना है। तो हम देखते हैं, ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। बेसिकली ये 1857 के विद्रोह का ही प्रश्न है, जिसमें एक तरफ जो है क्षेत्र वाइज जो वहाँ के नेता थे उन्होंने और वहाँ का जो वहाँ से जो नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, और दूसरा उनका जगह, जिस जगह से वो नेतृत्व कर रहे हैं, इन दोनों का मिलान करना है। आपको पता है कि कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के कहाँ? आरा, यानी जगदीशपुर से इनका संबंध था, और ये जो थे बिहार से इन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हजरत महल का संबंध किससे है? बेगम हजरत महल का संबंध देख रहे हैं आप, लखनऊ से है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी पुत्र जो था, उनके पुत्र थे बिरजिस कादिर, इन्हीं के उत्तराधिकार से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है, और हजरत महल लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही हैं। खान बहादुर जो हैं बरेली से कर रहे हैं, और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से कर रहे हैं। इसके अनुसार आंसर क्या हुआ? 1 का 3, बी का 4, खान बहादुर 2, और ये 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा गया है नील विद्रोह किसके बारे में है? दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जब हम मेन स्ट्रीम आंदोलन की बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो इसमें किसान आंदोलन हो गया, जनजाति आंदोलन हो गया। आप देखिएगा कई तरह के छिटपुट आंदोलन जो हो रहे हैं 1857 से पहले, उससे अक्सर प्रश्न 1 या 2 देखे जा रहे हैं पीटी में। इसमें भी बहुत ही हल्का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब इजी पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रूप में आप देखिएगा। बेसिकली ये आंदोलन कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, उसका क्या कारण था, कुछ इम्पैक्ट हो रहा है बहुत बड़े स्तर पे, तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बेसिकली 1857 के पहले जो डिफरेंट डिफरेंट स्थानीय विद्रोह हो रहे हैं, वो किसान के रूप में हो रहे हैं या आदिवासी के रूप में है, उसी से ये प्रश्न है। नील विद्रोह के बारे में बात किया जा रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था।
रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी और नील के रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। चलिए इस तरह के प्रश्न में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है तो एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं। ऑप्शन डी जो था इस तरह का नहीं था, ये नीले रंग के झंडे वाला कोई विद्रोही आंदोलन नहीं था ये, बल्कि नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, एक किसान आंदोलन था ये। तो ऑप्शन डी जो है इससे कट गया। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ये सही है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर करवाया जा रहा था जबरदस्ती, ये भी सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये तो कहीं नहीं था। अगर उन रोका जाता विद्रोह वो क्यों करते। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कार्रवाई जा रही थी। इन दोनों में ऑप्शन ए और सी में आप देखिएगा तो ज़्यादा जो तर्कसंगत है वो ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न के कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि नील विद्रोह के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि नील विद्रोह जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहले हम नील विद्रोह के बारे में थोड़ा अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि नील विद्रोह जो है ये बेसिकली स्टार्ट कब हो रहा है। ये विद्रोह आप देखिएगा 1857 के बाद यानी 1860 में यह प्रारंभ हो रहा है और इसी टाइम आप ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है तो बंगाल के नदिया जिला में, यहीं से ये विद्रोह स्टार्ट हो रहा है। और नदिया जिला में विशेषकर यहाँ पे एक गांव रहता है गोविंदपुर गांव, यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। यहाँ भी जो आप देखिएगा इस विद्रोह के होने का क्या कारण है, तो यहाँ किसान जो थे ये खाद्यान्न फसल को प्रमुखता देना चाहते थे। स्पेशली आप देखिएगा यहाँ चावल की खेती का प्रमुखता दिया जा रहा था, लेकिन यूरोपीय जो जो बागान मालिक थे वो नील की खेती जबरदस्ती इनसे करवा रहे थे। और बाद में नील की खेती चूंकि किस तरह की खेती है आप देख रहे हैं, तो ये बागानी कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है, जिसकी वजह से इनको क्या होना होना पड़ रहा था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो साहूकार थे उससे इनको कर्ज लेना पड़ रहा था। कर्ज के जाल में भी फंसते जा रहे थे, साथ में टैक्स सिस्टम जो था वो बहुत ही तर्कसंगत नहीं था। इस वजह से ये लोग एक कर्ज के जाल में फंस रहे थे। साथ में खाद्यान्न खेती जो थी जिसमें चावल वगैरह का ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, बंगाल का जो क्षेत्र है ये चावल कृषि के लिए बहुत फेमस है, वो खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट हो रही थी, जिसकी वजह से आप यहाँ लगातार देखिएगा अकाल की समस्या भी जन्म ले रही है। और इस वजह से किसान नहीं चाह रहे थे कि नील की खेती को आगे बढ़ाएं। बाद में नील की खेती के विरोध में ही ये आंदोलन हो रहा है। तो आप देखिएगा तो ये किसके लिए हो रहा है नील विद्रोह, ये बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में किसान किसके विरोध में कर रहे हैं, नील की खेती के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि इससे भूमि जो है अनुपजाऊ हो रही थी। और साथ में इसमें दो इसके जो प्रमुख नेता हैं वो कौन है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में किसान एकजुट होते हैं और आंदोलन करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यह आंदोलन किस तरह का आंदोलन है, तो ये किसान आंदोलन है। उसके बावजूद यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं यानी जो जमींदार वर्ग हैं वो भी इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन देते हैं और ये किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, आप देखिएगा हिंदू पेट्रियाट, उनके संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी भी आप देखिएगा कि इस आंदोलन को प्रमुखता से उठाते हैं और अपनी पत्रिका में भी इसका स्थान देते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। साथ में नील की खेती में जो किसानों की जो दुर्दशा थी उस पर भी आप देखिएगा कि नील दर्पण के माध्यम से दीनबंधु मित्र द्वारा इनका चित्रण किया जाता है। तो कुछ फैक्ट हैं जो इससे प्रश्न बन चुका है और बनने की भी संभावना है, तो हम लोग इससे फैक्ट पे बात किए। अब इसमें हम देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछा गया कौन से नील विद्रोह के नेता थे। अभी हमने पीछे डिस्कस किया
कि नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन-कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, ये दोनों भाई थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये विरोध होता है। कब होता है ये? 1860 में। धीरे-धीरे विरोध का विस्तार होता जाता है। तो ये नदिया से पावना, मिदनापुर होते हुए बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह होता है। आप इसके अन्य ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे तो दीनबंधु मित्र, अभी हमने बात किया कि दीनबंधु मित्र जो थे, उन्होंने नील दर्पण करके एक नाटक के माध्यम से उन्होंने जो नील विद्रोह का जो मार्मिक दशा थी उसका चित्रण किया गया है। मधुसूदन दत्त जो हैं ये भी एक बंगाली कवि हैं, नाटककार हैं। तो ये यहाँ इनका संबंध जो है डायरेक्ट नील विद्रोह से नहीं है, बल्कि बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता है कि मुंडा विद्रोह जो हो रहा है स्पेशली झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में, उसके उसके नेतृत्व करता है ये बिरसा मुंडा। ये कब हो रहा है? 1895 से 1899 के बीच ये विद्रोह हो रहा है। बुद्धू भगत और जतरा भगत, इनका संबंध आप कहाँ देखते हैं? तो ताना भगत आंदोलन से। ये भी छोटा नागपुर में होने वाला विद्रोह है और ये कब हो रहा है? 1914 में। चलिए, का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, सेम प्रश्न पूछा गया है कि नाटक जो है नील दर्पण, उसमें इंडिगो की खेती करने के वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। यह रचना किसकी है? नील दर्पण की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं प्रश्न में एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से कई बार रिपीट किया गया है। तो इसमें नील दर्पण के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी दीनबंधु मित्र जो है इन्हीं का नाटक है ये नील दर्पण, जिसमें इन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के दमन चक्र का चित्रण किया है। आप इसके अन्य ऑप्शन को देखते हैं। शरद चंद्र चटर्जी का आप बुक है देवदास, इस पर फिल्म भी बनी हुई है, ये बहुत फेमस बुक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता है, ये भी बहुत वर्सटाइल पर्सनालिटी के धनी व्यक्ति हैं। इनमें 1913 में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल मिला हुआ है। साथ में आप देखते हैं कि इनमें जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पे जन गण मन में भी और रक्षाबंधन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। पारिंद कुमार घोष जो हैं ये बेसिकली अरविंद घोष के छोटे भाई हैं और एक क्रांतिकारी मूवमेंट में इनका ये है, क्रांतिकारी नेता हैं। और इनकी एक पत्रिका है जुगांतर, जो क्रांतिकारी पत्रिका है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका भी ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम प्रश्न है दोस्तों, नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीनबंधु मित्र। बेसिकली इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि एक ही प्रश्न को अलग अलग संदर्भ में पूछा जा रहा है। कभी वो टीचर के एग्जाम में आप देखिएगा, कभी बीपीएससी में, कभी सीडीपीओ में। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, ये किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? चलिए इससे बात करते हैं। सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और नील विद्रोह। इसका संबंध आप जानते हैं, ये बहुत फेमस पुस्तक है आनंद मठ जो है। आनंद मठ में ही वंदे मातरम का उल्लेख किया गया है और जो बाद में भारत का प्रमुख राष्ट्रीय गीत भी बनता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से गाया जाता है और बाद में ये भारत का राष्ट्रगीत बनता है। तो ये है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। इसका जो अवधारणा है आप समझते हैं। सन्यासी विद्रोह बेसिकली आप देखिएगा, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हो रहा है, तो आप बक्सर के युद्ध में के बाद ब्रिटिशर की स्थिति को आप देखते हैं कि बंगाल में इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है और इन्होंने फिर बाद में आप देखते हैं 1793 में कर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे भूराजस्व की एक प्रणाली लागू की जाती है जिसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त। और इसके माध्यम से यहाँ पे कर व्यवस्था को क्या किया जाता है, काफ़ी इसका अवधारणा को हम समझते हैं कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, तो बंगाल में ब्रिटिशर का क्या होता है, पकड़ मजबूत होता है और इसके माध्यम से वहाँ पे वो लोग राजस्व वगैरह पे नियंत्रण करते हैं,
जिसकी वजह से सन्यासियों को जो वहाँ पे लोगों से माँग कर, यानी सन्यासी का अर्थ क्या हुआ? जो जीवन को छोड़ चुके हैं और यहाँ पे अपने भिक्षावृत्ति के माध्यम से अपने जीवन का ये वहन कर रहे हैं। तो इनसे क्योंकि मेन स्तर पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि टैक्स वगैरह सिस्टम आने के बाद और साथ में शोषण वगैरह जब वृद्धि हो जा रहा है, शोषण में जब ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण किसानों का शोषण वगैरह बढ़ जा रहा है, तो सन्यासी को दिया जाने वाला दान जो है वो भी कम हो जा रहा है और तीर्थ यात्रा वगैरह पे प्रतिबंध आरोपित हो रहा है, जिसकी वजह से सन्यासी जो है, जिसमें अधिकांश जो है हिंदू सन्यासी हैं, कुछ मुस्लिम फकीर भी हैं, ये भी इनसे मिलते हैं और ये लोग जो हैं इनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होते हैं। ये सन्यासी विद्रोह, इसी का चित्रण कौन कर रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह इसलिए बहुत फेमस विद्रोह है। पागलपंथी विद्रोह भी जो है ये आप देखिएगा, ये भी बंगाल में होने वाला ही विद्रोह है। बेसिकली ये उस टाइम करम शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह हो रहा है। बाद में इस विद्रोह का आप देखिएगा, इस विद्रोह, ये विद्रोह भी एक किसान विद्रोह है, किसानों के शोषण के खिलाफ ही ये विद्रोह है। बाद में करम शाह का पुत्र होता है टीटू, इस विद्रोह का नेतृत्व संभालता है और एक समानांतर सरकार की स्थापना वहाँ किया जाता है। बाद में इसे दबा दिया जाता है। तो पागलपंथी विद्रोह का संबंध भी किसान विद्रोह से है और यह जो है बंगाल में स्थानीय स्तर पर होने वाला आंदोलन था। नील विद्रोह के बारे में अभी हमने बात किया कि 1860 में ये कहाँ हो रहा है? बंगाल में होने वाला है। नील की खेती के विरोध में हो रहा है, एक किसान आंदोलन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह। यह जो है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है 67 बीपीएससी में। अब एक इस प्रश्न को देखते हैं कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसके बारे में बात की जा रही है, रामोसी कृषक जत्था। आप देखिएगा कि यहाँ पे रामोसी जो है, इसकी अवधारणा को हम थोड़ा समझते हैं। 1822 में आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में रामोसी समुदाय के द्वारा, जो एक आदिवासी लोग हैं, समुदाय हैं रामोसी, उनके द्वारा एक विद्रोह हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये विद्रोह? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा नामक जगह पे ये विद्रोह हो रहा है। बेसिकली ये पश्चिम घाट से संबंधित हैं विद्रोह। रामोसी के बारे में आप जानते हैं कि मराठा जब साम्राज्य था तो उस टाइम रामोसी जो थे ये कृषक का भी काम कर रहे थे, साथ में किला, वहाँ का जो किला वगैरह था उसकी भी रक्षा करते थे और इसके बदले मराठा साम्राज्य द्वारा इन्हें टैक्स वगैरह उगाने की छूट दी गई थी। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद रामोसी को जो टैक्स जो ये लोग कलेक्ट करते थे उससे इनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से इसी के विरोध में ये लोग एक तरह से एकत्रित होते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करते हैं। बाद में रामोसी का संबंध आप देखिएगा 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के, इनके माध्यम से रामोसियों को एकत्रित किया जाता है और रामोसी कृषक जत्था जो है इससे इसका संबंध है। और यही विद्रोह, रामोसी कृषक जत्था का संबंध आप बाद में किससे देखते हैं कि क्रांतिकारी मूवमेंट से, यानी जो महाराष्ट्र में होने वाला जो क्रांतिकारी मूवमेंट है उससे इसका संबंध आप देखिएगा। तो इसमें इनका किसका योगदान है? वासुदेव बलवंत फाड़के 1879 में रामोसियों को एकत्रित करके, जो कृषक थे उनको एकत्रित करके, और कौन किनके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे हैं? ये वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। और ये इनका संबंध आप देखिएगा अभिनव भारत में, जो क्रांतिकारी संगठन है उसके माध्यम से पश्चिम भारत में आप देखिएगा क्रांतिकारी मूवमेंट का एक दौर चलता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो इसे देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएं कि किस इलाके में हुआ था। बेसिकली ये रामोसी विद्रोह, अभी हमने इसके राष्ट्र के आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जो इलाका था, गुजरात, जो वर्तमान का जो इलाका है, यहीं पे रामोसी जो आदिवासी थे और इन्हीं को एकत्रित करके यह विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। इससे अगर अप्रोप्रिएट इसका आंसर देखा जाए तो पश्चिम भारत नहीं बल्कि पश्चिमी घाट,
ऑप्शन डी जो है पश्चिम भारत नहीं, सॉरी, ये नहीं है, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी भारत, ये पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये स्थानीय विद्रोह था। 1857 के पहले आप देखते हैं कई विद्रोह हो रहे हैं। आदिवासी के स्तर पे, जनजातियों के स्तर पे, छिटपुट स्तर पे काफ़ी विद्रोह हो रहे हैं। चाहे वो पूर्वी भारत की बात की जाए, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में आप कई विद्रोह यहाँ देखते हैं। उसी में से एक विद्रोह है ये बघेड़ा विद्रोह। बघेड़ा विद्रोह बेसिकली ये गुजरात में हो रहा है। यहाँ पे जो गायकवाड़ समुदाय हैं, ये जो होते हैं जमींदार वर्ग होते हैं, ये ब्रिटिश के साथ मिलकर इनके साथ कर का अत्यधिक आरोपण कर इनका शोषण करते हैं, और इसी के विद्रोह में, कर के विरोध में ही ये विद्रोह होता है जो बड़ौदा में होता है। बड़ौदा के ही गायकवाड़ हैं, और इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों ने इस पे बात किया था कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह है? ये एक अर्ध धार्मिक विद्रोह कहा जाता है इसको। कहाँ हुआ था यह विद्रोह? तो ये आप देखिएगा, ये बंगाल में हुआ विद्रोह है, और किसके नेतृत्व में? करम शाह के नेतृत्व में है हुआ ये विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह। यह भी विद्रोह जो था किसानों से रिलेटेड विद्रोह था, जो राजस्व के विरोध में ही ये आंदोलन हुआ है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति की जो दमनकारी नेचर था, उसी के विद्रोह में करम शाह के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है। बाद में इनके बेटे टीटू जो हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, बाद में, और बाद में इसको ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। स्वामी सहजानंद का संबंध आप देख रहे हैं बिहार किसान आंदोलन से है। फिर बाद में ये देखिएगा, यह आंदोलन जो है अखिल भारतीय जो किसान आंदोलन है उससे इनका संबंध है 1936 में। यदुवेंद्र सिंह जो है ये भारतीय इतिहासकार हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? आप मुझे इसका ऑप्शन बताएं, क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर? बेसिकली आप प्रश्न ये देख रहे हैं कि मानव बलि प्रथा, उस टाइम मानव बलि प्रथा जो कुछ कुछ जनजातियों में पाई जा रही थी, इसी के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए इसके इस प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाया। लेकिन वहाँ की जनजाति जो थे उसका विद्रोह कर दे रहे हैं, तो वह है ऑप्शन बी जो है खोंड जनजाति है। बेसिकली ये कहाँ अवस्थिति है इनका? महाराष्ट्र, एमपी, वर्तमान में मध्य भारत जो है, यह प्रदेश जो है ये खोंड जनजातियों का प्रदेश है। और यहीं पे खोंड जनजाति जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? चक्र बिशोई जो है, उसके नेतृत्व में ही ये विद्रोह हो रहा है। और मानव बलि प्रथा के खिलाफ ये लोग, जो कानून पारित हुआ था उसी के विरुद्ध ये विद्रोह कर रहे हैं। तो खोंड जनजाति का विद्रोह है। और ये विद्रोह कब हुआ है? 1846 में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो खासी हिल क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? यारी 3 का ये प्रश्न है। तो जदुनाथ शर्मा, टिकेंद्रजीत सिंह, रानी गौडल्यो। इसका ऑप्शन जो है आप देखिएगा कि रानी गौडल्यो का संबंध भी आप देख रहे हैं कि जदुनांग जो विद्रोह की बात की जा रही है, यह भी उस टाइम जो है किसान विद्रोह ही रहता है, जो बाद में जदुनांग के नेतृत्व में प्रारंभ होता है, और रानी गौडल्यो जो हैं बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व संभालती हैं। और यह भी पूर्वी भारत का आंदोलन है, लेकिन बेसिकली ये जो आंदोलन है नॉर्थ ईस्ट का ही है। लेकिन ये मेघालय के गारो खासी हिल से इसका संबंध नहीं है। जदुनाथ शर्मा का नाम आपने सुना होगा, ये जो है गया से हैं, और ये भी एक किसान नेता होते हैं। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ई जो है, यहाँ सी नहीं है, ई है, ये इसका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ठीक है, प्रश्न देखते हैं, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया?
टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है, कर है। इसमें लिखा 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालों ने, 50 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर 1850 के आसपास में इस तरह का छोटा नागपुर में कोई आंदोलन नहीं हुआ है। छोटा नागपुर विद्रोह आप देख रहे हैं 1830 अगर 32 की बात ये की जा रही है, तो ये कोल विद्रोह हुआ था। इसके अलावा 55-56 में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 56 में भी खानदेश की जनजातियों ने नहीं विद्रोह किया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न को थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र जो है, कहाँ है ये विद्रोह, ये क्षेत्र कहाँ है संथाल परगना, ये राजमहल से लेके भागलपुर तक के जो क्षेत्र होता है उसी को हम भगनाडीह के नाम से जानते हैं। यहीं पर यह विद्रोह हो रहा है और बेसिकली जो है इस विद्रोह के कई कारण हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं ब्रिटिश भूराजस्व नीति भी एक प्रमुख कारण है। ब्रिटिश भूराजस्व नीति है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नए वर्ग का उदय होता है जो जिसको जमींदार कहते हैं, और आदिवासी इसको क्या कहते हैं, दिकू। और यही ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण जो इनका स्वतंत्र अधिकार था जमीन पे, इन पे कर का आरोपण किया जाता है, जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाता है। एक नए वर्ग का भी यहाँ उदय होता है, जमींदार वर्ग का, जिसको आदिवासी दिकू कहते हैं। तो आप देखिएगा इसी वजह से कि कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध 1855-56 में संथाल विद्रोह हो रहा है, और वो अब वर्तमान बिहार नहीं बल्कि अभी ये कहाँ है, झारखंड राज्य में। देखिएगा तो ये विद्रोह कब हो रहा है, 1855। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। ये 31-32 की बात है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में बोल रहा है कोल विद्रोह। तो ऑप्शन कच्छ जो है ये कहाँ है, गुजरात में है। सिंहभूम कहाँ है, ये झारखंड में है। पश्चिमी घाट कहाँ है, महाराष्ट्र वगैरह सब चीज आ गया। सतारा भी कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। तो इसके अनुसार अगर आप बात करें कोल विद्रोह किससे रिलेटेड है, 1830 से 32 की यह घटना है। कहाँ पे यह घटना घट रही है, छोटा नागपुर क्षेत्र में है, जनजातीय विद्रोह का यह भाग है। और इसी विद्रोह ने, ये भी भू राजस्व नीति के विरोध में ही यह विद्रोह हो रहा है, यानी जो अवैध रूप से इनके स्वतंत्र जीवन में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, और यह विद्रोह कहाँ है, ऑप्शन बी यानी सिंहभूम, झारखंड में। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। उसी तरह ये देखिए, ये भी एक स्थानीय विद्रोह है जो झारखंड क्षेत्र में हो रहा है, फौज विद्रोह। 1820-21 के दौरान ये विद्रोह हो रहा है। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही स्थानीय स्वरूप लिए हुए हैं, तो ये फैक्चुअल बेस्ड के प्रश्न होते हैं। इनका कभी कभी संबंध मेन विद्रोह से आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान से देखें। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। देखिए, ताना भगत आंदोलन की बात की जाए, दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, यहाँ से लिखा है ये, किसान आंदोलन से। हम समझते हैं ताना भगत आंदोलन का संबंध किससे है। जैसे आप इसका ऑप्शन का के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ताना भगत आंदोलन जब आप देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, तो यह आंदोलन कब हो रहा है, 1914 में। इसका कौन नेतृत्व कर रहा है, जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है। और यह आंदोलन बेसिकली, ये भी आंदोलन किससे रिलेटेड है, छोटा नागपुर क्षेत्र यानी वर्तमान में जो झारखंड राज्य है उससे यह आंदोलन है। और यह आंदोलन आप देखिएगा बिरसा मुंडा आंदोलन से भी प्रेरित है। लेकिन इस आंदोलन में, ये भी आंदोलन शुरू में आप देखिएगा कि सामाजिक धार्मिक स्वरूप लिए हुआ था, यानी इसका भी उद्देश्य क्या था कि सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान, जो समाज में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड थे, आडंबर थे, उन सब पे उठारापात करके उसका उसको उसको सुधार करना। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है राजनीतिक स्वरूप लिए जा रहा है लिए। तो यह आंदोलन जो था, और ताना भगत आंदोलन बेसिकली आप देखिएगा कि गांधी जी का जो ये था, जो उनकी विचारधारा थी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, इनसे यह आंदोलन काफी प्रेरित हुआ।
और इस आंदोलन में ही आप ताना भगत आंदोलन को आप भारत में जो मेन मूवमेंट चल रहा है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य धारा का आंदोलन चल रहा है, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इसमें भी आप देखिएगा कि ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे या इसके जो अन्य नेता वगैरह थे, ये लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भाग ले रहे हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यहाँ से आप आंदोलन का एक चरण देख रहे हैं कि किस तरह धीरे-धीरे 1800 1900 तक में आंदोलन का स्वरूप चेंज हो रहा है। पहले आंदोलन कैसा था? आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, ये किस तरह का आंदोलन था? स्थानीय स्वरूप लिए हुए था। यानी आंदोलन अपने ही क्षेत्र, अपने ही वर्ग तक सिमटा हुआ था। लेकिन आप इस आंदोलन के माध्यम से ये समझिएगा कि आंदोलन किस तरह स्थानीय से होते हुए ये राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा है। यानी वो मेन मुख्य धारा के आंदोलन से आकर मिल रहा है, गांधी की विचारधारा से मिल रहा है और जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें भी आंदोलन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह का देख रहे हैं आप आंदोलन का स्वरूप जो स्थानीय था धीरे-धीरे वो व्यापक स्वरूप ग्रहण कर रहा है। तो इससे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक क्यों था ये? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अधिकांश उस टाइम जो स्थानीय आंदोलन हो रहे हैं, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे बिरसा मुंडा विद्रोह हो, भील विद्रोह हो, ये सारा आंदोलन जो है स्थानीय आंदोलन जो छिटपुट स्तर पे हो रहे हैं, अपने वर्ग के आधार पे हो रहे हैं, अपने हित के लिए हो रहे थे। लेकिन वो ये अलग बात है कि वो धीरे-धीरे आंदोलन जो था अपना प्रभाव बड़े स्तर पे छोड़ रहा है। ये ज़्यादातर आंदोलन आप देखिएगा हिंसक प्रवृत्ति के थे। लेकिन इसमें ताना भगत आंदोलन जो जनजातीय आंदोलन में ताना भगत आंदोलन है, ये अहिंसक है, यानी ये गांधीवादी विचारधारा से युक्त हो रहा है। इसीलिए इस आंदोलन को गांधी अहिंसक आंदोलन कहा गया है। भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। ठीक, पूछा क्या जा रहा है हमसे, किन भारतीय राज्य से इसका संबंध है? केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन सी जो है अभी हमने पढ़ा कि ताना भगत आंदोलन बेसिकली छोटा नागपुर क्षेत्र में स्टार्ट हो रहा है, जतरा भगत के नेतृत्व में हो रहा है और यह झारखंड राज्य में वर्तमान में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। संथाल विद्रोह आप देख रहे हैं 1855-56 में। बिरसा कब हो रहा है? 1895 से 1900 के बीच में ये आंदोलन हो रहा है। ताना भगत 1914 में हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा घटना हो रहा है? तो ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। ये तीनों विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हो रहा है विद्रोह, लेकिन धीरे धीरे आप आंदोलन का जब स्वरूप देखिएगा स्थानीय से होते होते ये राष्ट्रीय स्वरूप किस तरह से ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से भी आंदोलन को पढ़ते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आंदोलन का स्वरूप कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो व्यापक स्तर में राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट बनता जा रहा है। तो आप इसके विस्तार को सही से समझ पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बात की जा रही है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, इसका कुछ हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कूका आंदोलन का संबंध किससे है। बेसिकली आप देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब पहले आप देखते हैं कि जो सिख जो संप्रदाय के लोग थे, यानी सिख जो साम्राज्य था, उसके पतन के बाद सिख समुदाय में आप देखिएगा धीरे धीरे कई कुरीतियां सामने आ रही हैं और इसी कुरीतियों जो उनके समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उसी उन्हीं के सुधार के लिए कूका आंदोलन की शुरुआत हो रही है। यह आंदोलन ये पश्चिम भारत में विशेषकर आप देखिएगा पश्चिम भारत के पंजाब प्रांत में चलने वाला ये आंदोलन था और यह आंदोलन जो प्रारंभ में आप देखिएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो रहा है और धीरे धीरे ये सामाजिक धार्मिक से राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। यानी ब्रिटिश का विरोध इस आंदोलन का प्रारंभिक योगदान मतलब कार्य में शामिल नहीं था, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार था और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है ये समझ पा रहा है और ब्रिटिश जो है उसका विरोध करके ये राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है। यह आंदोलन किससे प्रेरित था? तो आप देखिएगा यह आंदोलन जो था 18वीं सदी में होने वाला जो बहावी आंदोलन था उससे ये प्रेरित था, जो सर सैयद अहमद बहाव के नेतृत्व में हुआ था और इस बहावी आंदोलन का प्रभाव आप पटना में देख रहे हैं
और यहाँ पे बिलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, इन सब का इसमें बहुत योगदान है। और यह प्रश्न इससे भी लगातार बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आप देखिएगा, गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन हो रहा है, और ये जो था क्या था, पश्चिम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी इसमें पूछा गया है कूका आंदोलन जो हुआ है उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। अभी हमने बात किया कि कूका आंदोलन कहाँ हो रहा है, पश्चिम भारत में हो रहा है, विशेषकर पंजाब प्रांत में आसपास में ये आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो उसमें वेस्टर्नाइजेशन वगैरह की प्रवृत्ति पाई जा रही थी, उसमें सुधार लाना। तो ऑप्शन ए सिख धर्म को पुरस्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, में एक से अधिक। आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए जो है सिख धर्म को पुरस्कृत करना, पुरस्कृत मतलब उसमें सुधार करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 1921 का जो मोपला आंदोलन है की जो शाखा थी वो किससे रिलेटेड है, खिलाफत आंदोलन से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, स्वदेशी आंदोलन से, या ये शायद लिखा गया है असहयोग आंदोलन से। गलती से असहकार आंदोलन लिखा गया है, इस तरह का कोई आंदोलन तो नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन आप कब देख रहे हैं, 1920 में हो रहा है, ठीक। 1857 का विद्रोह तो होगा नहीं क्योंकि 1921 की तो ये कट गया। स्वदेशी आंदोलन कब की घटना है, 1905 की घटना है, 1907 में ये मूवमेंट हो रहा है स्वदेशी, तो ये भी नहीं होगा। असहयोग 1921 की घटना है। तो आप हम समझते हैं कि इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए 1921 का। मोपला विद्रोह बेसिकली कहाँ यह विद्रोह हो रहा है, तो आप देखिएगा यह विद्रोह जो हो रहा है केरल के मालाबार तट पे हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा ये विद्रोह जो है बेसिकली आप देखिएगा किसान और जमींदार के बीच का द्वंद्व है, और उनके मध्य जो शोषण की जो प्रक्रिया है उसी के विरोध में ये आंदोलन हो रहा है। किसान जो है बेसिकली ये मोपला मोपला कम्युनिटी के हैं, इसको मोपला या मोपिला भी कहा जाता है, और ये जो है मुस्लिम समुदाय से हैं। और जो जमींदार हैं बेसिकली ये नायर या ब्राह्मण हैं, ये दोनों कम्युनिटी से हैं। और यह जो जमींदार हैं ये लोग बटाईदार पे किसान को क्या कर रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, और इसी शोषण के खिलाफ आप देखिएगा जमींदारों के खिलाफ ये एकजुट होते हैं और मोपला विद्रोह की शुरुआत होती है। धीरे धीरे यह आंदोलन, चूंकि आप मेन स्ट्रीम आंदोलन में कौन सा आंदोलन चल रहा है, 1920 में आप देखिएगा खिलाफत आंदोलन चल रहा है, तो धीरे धीरे आप देखिएगा वहाँ भी उसका प्रभाव है, केरला में भी। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है मोपला विद्रोह खिलाफत विद्रोह जो है पैरेलली चल रहा है, और एक समय के बाद इन दोनों के बीच में अंतर कर पाना भी मुश्किल हो जा रहा है कि कौन खिलाफत विद्रोह है और कौन मोपला विद्रोह है। और बाद में यही विद्रोह जो है एक सांप्रदायिकता का भी रंग ले रहा है, और इसके तहत जो है बड़ी संख्या में जमींदारों को मारा जा रहा है। तो यह आंदोलन इसी आंदोलन की में आप देखिएगा गांधी जी का भी केरल में पदार्पण हो रहा है, मतलब गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं, और इस तरह से यह आंदोलन सांप्रदायिकता के कारण विवाद में भी रहता है। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, ये फैक्ट हुए, इसके माध्यम से आप इसके क्रम को समझ पा रहे हैं। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए जो है खिलाफत आंदोलन से ये आंदोलन उसी के पैरेलली ये स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। अभी हमने बात किया था कि यह आंदोलन केरल के मालाबार तट के पास हुआ था। अब मैप में इसका जगह देखिएगा तो कैसे है, आप ये जो प्रदेश है केरल, यही है मालाबार तट, और यहीं पर यह आंदोलन हुआ था मोपला विद्रोह, जो किस राज्य में है, केरल में। अब देखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तेभागा आंदोलन 46 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ। तेभागा आंदोलन की बात की जा रही है, 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि तेभागा आंदोलन क्या था। तेभागा आंदोलन आप देखिएगा यहाँ पे भी बटाईदार
बटाईदार कौन है? किसान है और जमींदार, इनके बीच का ही विवाद होता है। और इसके तहत बटाईदार का इनका कहना था, किसान का, कि हम जमींदार को 1/3 भाग देंगे और 2/3 भाग खुद अपने पास रखेंगे। किसका? उपज का। हमारे जितना भी उत्पादन होता है उसका 1/3 भाग वो जमींदार को देंगे और 2/3 भाग खुद रखेंगे। और इसी के विरोध में जब आंदोलन होता है, जमींदार इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके कारण सभी किसान एकजुट होते हैं और इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह में आप देखिएगा कि बंगाल का जो स्थानीय पार्टी है वो इसकी मदद करता है, जिस और इसमें स्पेशली आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी एक योगदान है। और यह जो है किसान सभा के नेतृत्व में हो रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। क्या मांग किया था भाई? जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बंगाल में तेभागा आंदोलन ने क्या मांग किया था? आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। बेसिकली ये जो तेभागा आंदोलन है ये बंगाल में हो रहा है और फिर फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, इस तरह की कि इसमें बात की गई थी, लेकिन ये 2/3 की मांग कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बुट का 1854 का जो प्रेषण है इस पे विचार कीजिए। ये किससे रिलेटेड है? भारत में जो शिक्षा का जो विकास हो रहा है ब्रिटिश के टाइम, उससे ये रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम समझते हैं, फिर इस प्रश्न को देखते हैं। 1854 में बुट डिस्पैच आता है। इस टाइम कौन गवर्नर रहते हैं? आप देखिएगा लॉर्ड डफरिन जो हैं इस टाइम गवर्नर हैं। जी, लॉर्ड डलहौजी जो हैं इसके इस टाइम ये गवर्नर रहते हैं। और इसी टाइम जो है शिक्षा पे एक विस्तृत व्याख्या किया जाता है, यानी विस्तृत जो है इस पे बातचीत की जा रही है इस कमीशन के माध्यम से। इसी कारण जो बुट डिस्पैच है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये भारत का मैग्ना कार्टा है। और इसके माध्यम से निम्न प्रावधान बताए जाते हैं कि शिक्षा में क्या क्या सुधार किया जाएगा। तो आप पहला सुधार देखिएगा कि शिक्षा के माध्यम के बारे में बात किया जाता है कि गांव के स्तर पे शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो देसी भाषा होगा। और शहर के स्तर पे यानी उच्च स्तर पे शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे यहाँ भी बात की जा रही है। 3 विश्वविद्यालय यानी जो प्रेसिडेंसी और शहर थे, लंदन विश्वविद्यालय तर्ज पे जो प्रेसिडेंसी शहर था, कौन कौन सा था प्रेसिडेंसी शहर? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, विश्वविद्यालय बनाइए। और इसी प्रोविजन का परिणाम था कि 1857 में इन तीनों स्थानों पे क्या बनता है? विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है। दूसरा प्रोविजन आप इसमें देखिएगा, स्त्री शिक्षा की ये वकालत करता है और व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की जाती है यहाँ पे। यहीं पे आप देखिएगा लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया जाता है। इस तरह से आप देखिएगा स्त्री शिक्षा की यहाँ पे बात की जाती है। बाद में आप देखिएगा 18 जेड जेड जे डी वेथुन वेथुन के नेतृत्व में जेडी वेथुन के नेतृत्व में महिला शिक्षा पे काम किया जाता है। बेसिकली स्त्री शिक्षा की वकालत की थी, व्यावसायिक शिक्षा का, लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया था इन्होंने। इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पे हुआ था। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया? बुट के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। अभी मैंने बात किया कि इनके जो प्रोविजन थे इसमें देसी भाषा यानी जो गांव के स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा हो, देसी, और जो उच्च शिक्षा यानी शहर में जो शिक्षा का माध्यम क्या बताया था इन्होंने? अंग्रेजी। ऑप्शन ए सही है।
इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे जोर दिया। ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था। बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन मैकाले का जो पूरा जो शिक्षा के से रिलेटेड, आधुनिक शिक्षा से रिलेटेड जब आप इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं, यानी इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं पूरा, तो इसमें ही इस फैक्ट के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकाले की शिक्षा के बारे में। आप देखते हैं कि भारत में लोक शिक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और इसके दो समर्थक आते हैं। एक प्राच्य शिक्षा की बात किया जाता है, दूसरा है आंग्ल शिक्षा के विषय में है। मतलब प्राच्य शिक्षा वाले यह मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम कैसा हो, देसी हो, और आंग्ल शिक्षा वाले जो हैं इस शिक्षा का माध्यम कैसा मानते हैं, अंग्रेजी हो। और इस टाइम कौन रहता है गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक होते हैं, और इन्हीं के कार्यकारिणी में लॉर्ड मैकाले होते हैं जो विधि आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। ये जो होते हैं आंग्ल शिक्षा के समर्थक होते हैं। और इसी टाइम आप देखिएगा इन्होंने अपना एक मिनट्स, यानी एक एक प्रपत्र जारी करते हैं, और इसके माध्यम से यह बताते हैं या ब्रिटिशर को कि चूंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम जो हो, यानी शिक्षा का जो माध्यम है, अगर हम इंग्लिश रखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इसको कब इन्होंने लागू किया था? 2 फरवरी 1835 में। ये विवाद भी स्टार्ट हो रहा है 1835 से, और इसी का परिणाम हो रहा है ये जो प्रपत्र है, यानी जो मिनट्स है, यानी शिक्षा पे जो प्रसिद्ध मिनट है 2 फरवरी 1835, इसी का परिणाम आप देखिएगा कि शिक्षा का माध्यम क्या हो जाता है? इंग्लिश, अंग्रेजी। और यहीं से शिक्षा स्टार्ट हो रही है। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, यहाँ ये भी पूछा गया प्रश्न है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है का संबंध किससे है? अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि शिक्षा जो है आगे हम क्या देंगे? उच्च वर्ग को देंगे, शिक्षित वर्ग को देंगे, बुद्धिजीवी वर्ग को देंगे, और शिक्षा छन छन कर नीचे वर्ग को जाएगी। यानी शिक्षा का दायित्व इन्होंने क्या किया? खुद से उठाकर मध्य वर्ग पे डाल दिया। और इस तरह से भा- भारत में, और इनका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे वर्ग को ये तैयार करना चाहते थे जो रूप और रंग में भारतीय हो, और सारा चीज में, मतलब चरित्र में ब्रिटिशर हो। यहीं से आप देखिएगा 2-3 प्रश्न निकलता है इस लोक शिक्षा से। यानी 2 फरवरी 1835 का जो मिनट है, यही भारत में आंग्ल शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत यहीं से आता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था? बेसिकली ये आप देख रहे हैं जब आंग्ल और प्राच्य शिक्षा का विवाद होता है, तो मैकाले जो है वो भारत की संस्कृति को काफ़ी निम्न स्तर का देखता है। और यही जो है ये कथन कहता है कि यूरोपीय पुस्तकालय की जो एक अलमारी है उसमें भारत अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये टीवी मैकाले का ये कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई है? अभी हमने बात किया कि मैकाले की शिक्षा के तहत ही 1835 का जब आंग्ल प्राच्य विवाद स्टार्ट होता है, इसी के तहत ये फाइनलाइज हो जाता है कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, और इस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भारत में नींव पड़ती है। ऑप्शन बी यानी 1845 का जो मैकाले का मिनट है, यही इसका राइट आंसर है। वुड डिस्पैच के बारे में आप जानते हैं, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी शिक्षा के बारे में इसने विस्तृत अध्ययन किया था। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? 1882 का। आप देख रहे हैं इसका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत 1 लाख रुपया शिक्षा में खर्च करने की बात की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। 1854 का जो वुड डिस्पैच है वो किससे संबंधित था? अभी हमने बात किया था 1851 के वुड डिस्पैच पे, काफ़ी विस्तृत बात किया था, और इसमें कई फैक्ट हैं जिससे आप देखिएगा लगातार प्रश्न बनता है।
तो ये चैप्टर जो है भारत में शिक्षा का विकास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखिएगा आधुनिक शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, सामाजिक सुधार। क्योंकि 1854 का जो वुड डिस्पैच था, वो शिक्षा के बारे में भी बात किया, शिक्षा के माध्यम के भी बारे में बात किया, स्त्री शिक्षा की वकालत कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, यानी हर स्तर पे ये बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन डी यानी आधुनिक शिक्षा की भी बात है। इन्होंने कहा है कि निम्न स्तर पे यानी गाँव के स्तर पे शिक्षा का माध्यम क्या हो, हिंदी हो और देसी हो, और उच्च शिक्षा पे यानी शहर में शिक्षा का माध्यम क्या हो, आंग्ल हो। इस तरह से उन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में भी कलकत्ता, बंगाल, मद्रास और बम्बई में क्या है, विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। सामाजिक सुधार यानी स्त्री शिक्षा की वकालत कर रहा है, और इस तरह ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेसिकली आप देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में कौन कर रहा है? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। और इन्हीं के तहत जो है भारत में जो प्राचीन शिक्षा है उसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, और शिक्षा में सुधार भी बल दिया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वो कौन थे? इस प्रश्न के थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। 1902 ये किस तरह का, आप जब यहाँ पे राष्ट्रवाद का देख रहे हैं, 1900 जो ईस्वी है, बेसिकली अब बंगाल में ये राष्ट्रवाद का एकदम चरम परिणति आप कह सकते हैं। क्योंकि इसी के बाद आप 1905 में आप देख रहे हैं बंगाल विभाजन हो रहा है। इस टाइम कौन गवर्नर है? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो वाइसराय रहता है, और ये देखता है कि विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रवाद के उत्पन्न करने के कारखाने बनते जा रहे हैं, साथ में शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। इन्हीं के सुधार के लिए यहाँ तक कि बुद्धिजीवी वर्ग भी जान समझ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सबको बढ़ावा देना चाहिए, तो इसके पक्ष में है। लेकिन राष्ट्रवाद का ये कारखाना बनता जा रहा है, ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। और इसी के आधार पे 1902 में आप देखिएगा सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम है विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं इसे, या रैले कमीशन भी इसे कहा जाता है। इनकी अध्यक्षता में आयोग बनता है, विश्वविद्यालय आयोग, और उसके सदस्य खुद स्वयं स्वस्थ थॉमस रैले होते हैं अध्यक्ष। अन्य सदस्य में आप देखिएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये दोनों को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, और इसी के आधार पे 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट बनता है। ये याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी कमीशन के सिफारिश पे ये आता है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, और इस टाइम वायसराय कौन होते हैं? कर्जन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा गया है सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है? देखिए अभी हमने बात किया कि 1902 में जब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनता है सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, उसी के सिफारिश के आधार पर 1904 में आप देखिएगा विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। उस टाइम वायसराय कौन थे? किसके नियंत्रण में? कड़े नियंत्रण लागू करते हुए, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये हो रहा है। इस टाइम लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1868 से लेके 1905 तक इन्हीं का कार्यकाल है। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो रहा है 1904 में। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ है? आप देख रहे हैं इसी प्रश्न को कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, 1904 में। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। आप देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1898 से 1905 का कार्यकाल जो है लॉर्ड कर्जन है। इन्हीं के अध्यक्षता में आप देखिएगा सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, इन्हीं के कार्यकाल में
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 पारित होता है और इसी के आधार पे यानी इन्हीं की सिफारिश के आधार पे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। तो उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन।